हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के स्थानांतरण इनको क्लियर किया था। आज हम हमारे चैप्टर में आगे के पोर्शन को लेके चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें है कुछ शिक्षण विधियाँ कि शिक्षण में कैसे शिक्षण किया जाए और मनोवैज्ञानिक तरीके में कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जो बालक के मानसिक दबाव को दूर करती हैं और बालक को अध्ययन के साथ साथ उन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के साथ में या उनके प्रयोग से बालक की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उन शिक्षण विधियों की आज हम चर्चा करते हैं। जिसमें पहली शिक्षण विधि हम लेते हैं, तो पहले तो हेडिंग डालते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में प्रथम शिक्षण विधि है जीवन इतिहास विधि, जिसे केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। केस स्टडी मेथड का मतलब हुआ कि वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति के पूर्व समय की जीवनी है, उसके आधार पर उसके आज क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। अर्थात विद्यालय में पढ़ने वाले बालक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से कुछ क्रियाकलापों का बालक आदी हो जाता है और उनमें गलत आदतें बन जाती हैं। उन गलत आदतों को कैसे सुधारा जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। और उनमें सबसे बेहतरीन शिक्षण विधि, जिसे हम नैदानिक शिक्षण विधि भी कहते हैं या व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन इतिहास विधि एक ऐसी विधि है जिसमें वर्तमान समय से लेकर जन्म तक की संपूर्ण क्रियाओं के बारे में बालक के से या उसके आसपास के व्यक्तियों से पता लगाया जाता है और यह जाना जाता है कि व्यक्ति के वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कोई बालक विद्यालय से भाग जाता है, कक्षा में अनुशासनहीनता का कार्य करता है, कुछ सामान्य बालकों की तुलना में अलग ही अभद्रता का कार्य करता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, विद्यालय में लेट आता है, ऐसी क्रियाएं अगर बालक रोज रोज कर रहा है तो जीवन इतिहास विधि है जो उस बालक के पूर्व समय की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के पता लगाकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वास्तव में बालक में ये प्रॉब्लम है या बालक जानबूझकर इन क्रियाओं को कर रहा है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो जब बालक जन्म लेता है उससे लेकर वर्तमान समय तक के इस काल पीढ़ी के बीच में जो क्रियाविधि हुई हैं, कब से बालक ने ऐसे कार्य स्टार्ट किए, कौन कौन से घटनाक्रम हैं जो बालक को इन क्रियाओं की ओर, ऐसी आदतों की ओर, ऐसे कार्य करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, उनका पता लगाया जाता है और इसे कहते हैं निदान। देखो, जीवन में दो प्रकार की विधि होती हैं। एक होती है उपचारात्मक विधि, एक होती है निदानात्मक विधि। उपचारात्मक विधि और निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि में समस्या का पता लगाया जाता है कि वास्तव में बालक के समस्या क्या है, जबकि उपचारात्मक विधि में उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। उपचारात्मक विधि में उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, बल्कि निदानात्मक विधि में समस्या को ख़त्म किया जाता है। यहाँ जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं
तो हम डॉक्टर को ये कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, बुखार है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, खांसी भी हो रही है, खैगार भी उठ रहा है, ये सर्दियों के कुछ लक्षण आते हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं जैसे, और अगर कुछ लक्षण हम छुपा लेते हैं तो डॉक्टर हमसे और पूछता है और हम उसकी जानकारी और प्रदान करते हैं। तो ये तो क्या कहलाता है, बातचीत के दौरान हमने उस समस्या से संबंधित डॉक्टर्स को जानकारियाँ दी हैं, वो तो क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और उन समस्याओं का पता लगने के बाद उन समस्याओं का उपचार किया जाता है, समस्याओं को खत्म किया जाता है, वह क्या कहलाता है, उपचारात्मक, या वह विधि कौन सी कहलाती है, उपचारात्मक विधि। अब डॉक्टर क्या करता है, हमें दवाई लिख के देता है और हम दवाइयों को लेते हैं। जैसे ही दवाई खाते हैं तो बीमारी का क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड। इस विधि को देने वाले व्यक्ति का नाम था टाइडमैन। टाइडमैन जर्मनी का एक शिक्षाविद कहें या मनोवैज्ञानिक था, जिसने यह विधि प्रस्तुत की थी। इस विधि में जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, विद्यालय से भागने वाले, उन बालकों की समस्याओं का पता लगाया जाता है। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इस विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का, जीवन इतिहास विधि या टाइडमैन की केस स्टडी मेथड का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यालय जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। वैसे जब पागल व्यक्ति होते हैं तो उनका उपचार करने के लिए भी जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड का उपयोग किया जाता है। अब कहें कि इस विधि के माध्यम से पागल व्यक्तियों का कैसे उपचार होता है, तो ध्यान देना कि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, जन्म से कोई पागल नहीं होता, और कुछ विशेष घटना या घटनाक्रम के बाद व्यक्ति पागल होता है। तो वो पागल क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसी घटना थी, इन सब का पता लगाया जाता है, तो वही निदान कहलाता है। तो उनके उपचार में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दूसरी विधि हम लेते हैं, तो ये तो हुई जीवन इतिहास विधि। दूसरी विधि है साक्षात्कार विधि। बच्चों, हमने देखा है कि साक्षात्कार कैसे होता है, किस प्रकार होता है और कौन करता है। इस विधि के प्रतिपादक जॉन डार्ले हैं। इस विधि के प्रतिपादक जॉन डार्ले को माना जाता है। अब साक्षात्कार क्या होता है, हर बालक ने जो बड़े स्तर की तैयारी कर रहा है या बीएड बीएसटीसी कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं साक्षात्कार दिया है। साक्षात्कार हम एक किसी नौकरी के दौरान किए जाने वाली क्रियाविधि को ही शामिल नहीं करते, बल्कि विद्यालय में मौखिक रूप से ली जाने वाली एग्जाम को भी हम साक्षात्कार में शामिल करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि परिभाषा के रूप में साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, कुछ विद्वान व्यक्तियों के सामने व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है और व्यक्ति अपने नॉलेज को उन व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करता है। उसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं।
साक्षात्कार कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक नियंत्रित साक्षात्कार, नियंत्रित व अनियंत्रित साक्षात्कार। यहाँ ध्यान देना कि इनमें फ़र्क क्या है। सामान्य फ़र्क है। नियंत्रित यानी कंट्रोल में, और कंट्रोल में कैसे होगा? तो यहाँ पारिभाषिक रूप में हम इसे डिफाइन करते हैं कि निश्चित समय में निश्चित उद्देश्य के साथ निश्चित क्रियाकलापों के माध्यम से किया जाने वाला साक्षात्कार कैसा कहलाता है? नियंत्रित साक्षात्कार कहलाता है। कुछ निश्चित प्रोग्राम के अंतर्गत, कुछ निश्चित कार्यों के अंतर्गत जो साक्षात्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रित साक्षात्कार। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में साक्षात्कार किया जाए, या फिर कहूँ IAS, RS, इनमें साक्षात्कार होता है तो ये अनियंत्रित होता है। किसी सब्जेक्ट विशेष के अनुसार साक्षात्कार किया जाए तो उसे नियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। अनियंत्रित साक्षात्कार, इसमें कोई निश्चित एरिया नहीं होता कि कहाँ से किया जाएगा। हर सब्जेक्ट से ऑल ओवर आपके संपूर्ण ज्ञान की पहचान की जाती है, तो वह कौन सा साक्षात्कार है? अनियंत्रित साक्षात्कार है। जैसे IAS या RS का जो एंट्री होता है उसे क्या कहते हैं? अनियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। तो ये विधि है साक्षात्कार विधि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट विधि हम देखते हैं। उस विधि का नाम है प्रश्नावली विधि। देखो यहाँ ध्यान देना, ये प्रश्नावली विधि और एक होती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को माना जाता है वैसे तो, और प्रश्नावली विधि के दार्शनिक हैं वो सुकरात को माना जाता है। प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वुडवर्थ। वुडवर्थ ने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया था, और इसी कारण से प्रश्नावली विधि का प्रयोग करता हुआ प्रश्नावली विधि का जनक भी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का जनक भी किसे माना जाता है? वुडवर्थ को माना जाता है। जबकि प्रश्नावली विधि का जो दार्शनिक है वो सुकरात को माना जाता है। वुडवर्थ हैं वो अमेरिका के हैं, और सुकरात हैं वो यूनान के हैं। अब यहाँ हमें ये देखना है कि प्रश्नावली विधि कहते किसे हैं। तो एक ऐसी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं और व्यक्ति उस प्रश्नों का जवाब देता है, उसके माध्यम से समस्या का समाधान निकाला जाता है, वो विधि कौन सी कहलाती है? प्रश्नावली विधि कहलाती है। प्रश्नावली विधि हैं वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली, बंद प्रश्नावली विधि। दूसरी, खुली प्रश्नावली विधि। तीसरी, चित्रित प्रश्नावली विधि। और चौथी, मिश्रित
प्रश्नावली विधि। यहाँ हम बात करते हैं कि ये 4 प्रकार की जो विधियाँ हैं ये कैसी विधियाँ हैं। बंद प्रश्नावली विधि वह विधि जिसमें प्रश्नों की उत्तर एक निश्चित मात्रा में होते हैं, जैसे यस नो, हाँ ना, 1 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द। जितने लिमिटेशन रूप में किसी प्रश्न का जवाब दिया जाता है, उसका क्राइटेरिया बांध दिया जाता है, वो बंद प्रश्नावली विधि कहलाती है। दूसरी है खुली प्रश्नावली विधि, वह विधि जिसमें प्रश्नों का उत्तर देना निश्चित नहीं होता। जो उत्तरदाता है वो अपनी इच्छा से किसी भी स्तर का कैसे भी प्रश्नों का उत्तर देता है, वह कौन सी विधि कहलाती है? खुली प्रश्नावली विधि। तीसरी है चित्रित प्रश्नावली विधि। चित्रित प्रश्नावली विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें काम करने वाले को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और इन चित्रों को दिखाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं चित्रों से संबंधित वो विधि कौन सी कहलाती है? चित्रित प्रश्नावली विधि। और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली विधि, जिसमें उपरोक्त तीनों बंद, खुली व चित्रित प्रश्नावली विधि तीनों को मिलाकर फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम, इनमें प्रश्न हैं वो मिश्रित विधि में होते हैं। बंद प्रश्न भी होते हैं, खुले प्रश्न भी होते हैं, कोई डायग्राम या चित्र दिखाकर उसके माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हैं 4 प्रकार की प्रश्नावली विधि। इन विधियों के माध्यम से बालक की रुचि, अभिरुचि, साहित्य, पुस्तक, खेलकूद, संगीत, कला, व्यवसाय आदि के बारे में पता लगाया जाता है कि बालक किस किस क्षेत्र में अपनी रुचि रखता है, कितनी रुचि रखता है, कितनी जानकारी रखता है। ये इन 4 विधियों के माध्यम से प्रश्नावली विधि में पता लगाया जाता है। यह है प्रश्नावली विधि। आज के लिए इतना ही है। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली विधियों को देखते हैं। प्रश्नावली विधियों तो पूरी हो गई और नेक्स्ट विधियों को